दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम दो ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से हम तुरंत हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पहली ट्रिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर हमें यह पता चल जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है तो हम आसानी से उस मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन को निकाल सकते हैं। दोस्तों उसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से। तो दोस्तों पहले बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों किसी भी वैलेंस सेल के वो इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और दोस्तों जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों वैलेंस सेल के वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो दोस्तों आइए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिया है जिसमें पहला है अमोनिया मॉलिक्यूल और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। दोस्तों पहले एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में नाइट्रोजन एटम जो है वही सेंट्रल एटम है। दोस्तों नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस सेल के 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है और एक बॉन्ड यहाँ बन रहा। तो दोस्तों इस तरह से नाइट्रोजन के वैलेंस सेल के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन में देखा था कि वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन के जो बॉन्ड पेयर है वो 3 हो गए हैं। दोस्तों जैसा कि हमने लोन पेयर की डेफिनेशन में देखा था कि वैलेंस सेल के वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको लोन पेयर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस सेल के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसलिए नाइट्रोजन के इस एक इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर कहा जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर भी हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने अमोनिया मॉलिक्यूल में देखा नाइट्रोजन एटम के 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो दोस्तों ये तो पहले एग्जाम्पल के बारे में हो गया। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। दोस्तों सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों यहाँ पर सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन में देखा था कि किसी भी एटम के उन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा जो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि उस एटम के उन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड पेयर कहा जाएगा जो कि पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर पाई बॉन्ड से कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो मतलब है वो केवल सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पर सल्फर एटम के 2 इलेक्ट्रॉन केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से इसके बॉन्ड पेयर 2 हो गए। दोस्तों सल्फर के बाद जब 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग कर रहे हैं जिसमें से 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और 2 पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से सल्फर एटम के वैलेंस सेल के 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन जो उसके 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों सल्फर के इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को ही लोन पेयर कहा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये एक लोन पेयर हो गया है। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ आप लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हाइब्रिडेशन निकालने की पहली शॉर्ट ट्रिक हो गई है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। दोस्तों जैसा कि आपने बॉन्ड पेयर में देखा था कि वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ही बॉन्ड पेयर कहा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की जगह पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पहली ट्रिक हो गई है। दोस्तों दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो दूसरी ट्रिक होती है वो एक फॉर्मूला होता है। दोस्तों वो फॉर्मूला होता है V + A - C/2। दोस्तों यहाँ पर आप जो V देख रहे हैं वो उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जो A देख रहे हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले एटम्स के बारे में होता है। दोस्तों अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से 2 एटम जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर A की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से 3 एटम जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर A की वैल्यू 3 हो जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन के जितने एटम जुड़ते हैं उनको नहीं जोड़ा जाता है। दोस्तों जैसे मान लो किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से एक ऑक्सीजन एटम जुड़ रहा है और 2 फ्लोरीन एटम जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर 2 फ्लोरीन एटम को जोड़ा जाएगा लेकिन ऑक्सीजन एटम को नहीं जोड़ा जाएगा, तो वहाँ पर A की वैल्यू 2 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप जो C देख रहे हैं वो चार्ज होता है विद साइन। दोस्तों जैसे मान ले किसी मॉलिक्यूल पर +1 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो C की वैल्यू है वो +1 हो जाएगी। दोस्तों जैसे मान लिया किसी भी मॉलिक्यूल पर -1 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर C की वैल्यू -1 हो जाएगी। दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं। दोस्तों जो हमने दोनों ट्रिक देखी, पहली ट्रिक जो थी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और जो दूसरी ट्रिक है ये H = V + A - C/2, इन दोनों ट्रिक में जो H की वैल्यू आएगी वो कोई नंबर आता है दोस्तों, लेकिन जो हाइब्रिडेशन होता है वो SP और D के टर्म में होता है। तो दोस्तों आइए इस बारे में भी जान लेते हैं, अगर H की वैल्यू 2 आ रही है तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, अगर H की वैल्यू 3 है तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। तो दोस्तों आइए इसको जान लेते हैं। दोस्तों अगर हमें H की वैल्यू 2 मिलती है तो वहाँ पर SP हाइब्रिडेशन होता है, और अगर हमें H की वैल्यू 3 मिलेगी तो वहाँ पर SP2 हाइब्रिडेशन होता है। अगर हमें H की वैल्यू 4 मिले तो वहाँ पर SP3 हाइब्रिडेशन होता है। अगर हमें H की वैल्यू 5 मिले तो वहाँ पर SP3D हाइब्रिडेशन होता है। अगर हमें H की वैल्यू 6 मिले तो वहाँ पर SP3D2 हाइब्रिडेशन होता है, और अगर हमें H की वैल्यू 7 मिले तो वहाँ पर SP3DT हाइब्रिडेशन होता है। तो दोस्तों आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आप उस ट्रिक के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। दोस्तों यहाँ पर हमने CH4 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है। दोस्तों कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो चारों इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर 4 हो गए हैं। दोस्तों चूंकि यहाँ पर कार्बन के वैलेंस शेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन थे जो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, इसलिए यहाँ पर लोन पेयर 0 हो गए। तो दोस्तों जो हमारी पहली ट्रिक थी कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है। इसका मतलब है कि H की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है, और जब H की वैल्यू 4 आती है तो वहाँ पर SP3 हाइब्रिडेशन होता है। तो दोस्तों ये तो पहली ट्रिक हो गई। दोस्तों आइए दूसरी ट्रिक से CH4 मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन को निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल एटम से 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर A की वैल्यू 4 हो गई है। दोस्तों जो कि यहाँ पर CH4 मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए C की वैल्यू 0 हो गई है। तो दोस्तों जो हमारी दूसरी ट्रिक थी H = V + A - C/2, दोस्तों यहाँ पर V की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 0 है। तो दोस्तों इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें H की वैल्यू 4 मिलती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर SP3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों इस तरह से दोनों ही शॉर्ट ट्रिक्स CH4 मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडेशन होता है वो SP3 ही आ रहा है। दोस्तों एक्चुअल में भी CH4 मॉलिक्यूल पर SP3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जांपल है SF6 मॉलिक्यूल का। दोस्तों यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर है। दोस्तों यहाँ पर सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों वो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं, जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड पेयर 6 हो गए हैं। दोस्तों सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सल्फर में कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोन पेयर 0 हो गया है। दोस्तों अगर हम पहली ट्रिक से SF6 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन निकाले तो H की वैल्यू यहाँ पर 6 आती है, इसका मतलब है कि SP3D2 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रिक की बात करें, दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल एटम सल्फर है। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों यहाँ पर सल्फर से 6 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर A की वैल्यू भी 6 हो गई है। दोस्तों जो कि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए C की वैल्यू 0 हो गई है। दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रिक से निकाले तो H = 6 + 6 - 0/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 मिलेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर SP3D2 हाइब्रिडेशन होता है। तो दोस्तों इस तरह से दोनों ट्रिक से SF6 मॉलिक्यूल में SP3D2 हाइब्रिडेशन ही आ रहा है। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है NH3 मॉलिक्यूल का। दोस्तों यहाँ पर जो नाइट्रोजन वही सेंट्रल एटम है। दोस्तों नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन एटम के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3 हो गए हैं। दोस्तों नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसके बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों बचे हुए इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर कहा जाएगा। तो इस तरह से लोन पेयर की वैल्यू 1 हो गई है।
दोस्तों पहले ट्रिक से हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो 3 + 1 = 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगर हम दूसरे ट्रिक की बात करें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन के एटम अटैच हो रहे हैं वो 3 एटम अटैच हो रहे हैं हाइड्रोजन के, तो इसका मतलब है कि A की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए C की वैल्यू 0 हो जाएगी। दोस्तों दूसरी ट्रिक से अगर हम H की वैल्यू निकालें तो आएगी 5 + 3 - 0/2 = 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों ये तो अमोनिया मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया। दोस्तों अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जांपल XeF4। दोस्तों यहाँ पर जो जिनोन है वही सेंट्रल एटम है। दोस्तों जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों उन 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है उनकी वैल्यू 4 हो जाएगी। दोस्तों जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिनोन पर 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। दोस्तों जिनोन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जिनोन पर 2 लोन पेयर भी हो गए हैं। दोस्तों अगर हम पहले ट्रिक से इसमें हाइब्रिडेशन निकालें तो H की वैल्यू आएगी 4 + 2 = 6, तो इसका मतलब है कि sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगर हम दूसरे ट्रिक की बात करें, जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब है कि V की वैल्यू 8 हो गई। दोस्तों यहाँ पर जिनोन से 4 फ्लोरीन एटम जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि A की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए C की वैल्यू 0 हो गई। तो दोस्तों दूसरी ट्रिक से H की वैल्यू हो जाएगी 8 + 4 - 0/2, इसका मतलब है कि इससे भी 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि XeF4 मॉलिक्यूल में sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों ये तो XeF4 का एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है Cl3 मॉलिक्यूल का। दोस्तों यहाँ पर जो क्लोरीन है वही सेंट्रल एटम है। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि Cl3 मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर हो गए हैं। दोस्तों जब क्लोरीन के 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वहां पर 2 लोन पेयर हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि लोन पेयर की वैल्यू 2 हो गई है। दोस्तों अगर हम पहले ट्रिक से हाइब्रिडेशन निकालें तो H की वैल्यू आएगी 3 + 2 = 5, इसका मतलब है कि वहां पर sp3d हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगर हम दूसरे ट्रिक की बात करें, दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन जो है वही सेंट्रल एटम है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 60 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि V की वैल्यू 7 हो गई। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन से 3 फ्लोरीन एटम जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि A की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए C की वैल्यू 0 हो गई। तो दोस्तों दूसरी ट्रिक से H की वैल्यू हो जाएगी 7 + 3 - 0/2, इसका मतलब है कि 5 आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर H की वैल्यू 5 आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर sp3d हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने XeOF2 का एग्जाम्पल लिया है। दोस्तों यहाँ पर जो जिनोन है वही सेंट्रल एटम है। दोस्तों जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों जिनोन के वैलेंस शेल के उन 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जिससे एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। दोस्तों यहाँ पर जो हमें मतलब है वो सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। दोस्तों यहाँ पर जो जिनोन है, जिनोन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसलिए एक बॉन्ड पेयर यहाँ हो गया। दोस्तों जिनोन और 2 फ्लोरीन एटम के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन एटम के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जिनोन ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इस तरह से जिनोन पर जो बॉन्ड पेयर है वो 3 हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जिनोन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉनों के बचने का मतलब है कि जिनोन पर 2 लोन पेयर हो गए हैं। दोस्तों अगर हम पहली ट्रिक से इसमें हाइब्रिडेशन निकालें तो H की वैल्यू आएगी 3 + 2 = 5, इसका मतलब है कि यहाँ पर sp3d हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रिक की बात करें, दोस्तों यहाँ पर जो जिनोन है वही सेंट्रल एटम है। दोस्तों जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब है कि V की वैल्यू 8 हो गई। दोस्तों यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो 2 होती है। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि अगर किसी सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ तो उस ऑक्सीजन को नहीं जोड़ा जाता है। ऑक्सीजन के अलावा उस सेंट्रल एटम से जितने भी एटम जुड़े हुए हों उनको जोड़ा जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में जिनोन से 1 ऑक्सीजन एटम जुड़ा है और 2 फ्लोरीन एटम जुड़े हैं, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को नहीं जोड़ेंगे, फ्लोरीन को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन एटम जुड़े हैं, इसलिए A की वैल्यू 2 हो गई है। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए C की वैल्यू 0 हो गई है।
तो दोस्तों दूसरी ट्रिक एच की वैल्यू हो जाएगी 8 + 2 - 0.2। इसका मतलब है कि एच की वैल्यू 5 आ रही है। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है XCO3। दोस्तों यहाँ पर जो जिनोन है वही सेंट्रल एटम है। दोस्तों जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों उन 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन तीनों ऑक्सीजन एटम के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिनोन के 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और 3 पाई बॉन्ड बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो हमें मतलब है वो सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। दोस्तों यहाँ पर जो जिनोन के 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड पेयर की वैल्यू 3 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर जिनोन के वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिनोन के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ लोन पेयर की वैल्यू 1 हो गई है। दोस्तों अगर हम पहली ट्रिक से XCO3 में H की वैल्यू निकाले तो H की वैल्यू आएगी 3 + 1 = 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रिक की बात करें, दोस्तों यहाँ पर जिनोन सेंट्रल एटम है। दोस्तों जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि V की वैल्यू 8 हो गई। दोस्तों यहाँ पर A की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पर जिनोन से जो भी एटम जुड़ रहा है वो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के यहाँ 3 एटम जुड़ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि अगर सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उन ऑक्सीजन को नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर A की वैल्यू 0 हो गई है। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए C की वैल्यू 0 हो गई है। तो दोस्तों दूसरी ट्रिक से H की वैल्यू आएगी 8 + 0 - 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें H की वैल्यू 4 मिलती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है H2O मॉलिक्यूल का। दोस्तों इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम है। दोस्तों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ऑक्सीजन के जो बॉन्ड पेयर है वो 2 हो गए हैं। दोस्तों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोन पेयर की वैल्यू 2 हो गई है। दोस्तों अगर हम पहली ट्रिक से इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन निकाले तो H की वैल्यू आएगी 2 + 2। इसका मतलब है कि H की वैल्यू 4 आ रही है। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रिक की बात करें, दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। दोस्तों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि V की वैल्यू 6 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि A की वैल्यू 2 हो गई है। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए C की वैल्यू 0 हो गई है। अगर हम दूसरी ट्रिक से H की वैल्यू निकालें तो आएगी 6 + 2 - 0.2। इसका मतलब है कि H की वैल्यू 4 आ रही है। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल ICl2-। दोस्तों किसी भी आयन में सेंट्रल एटम पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उस आयन पर जो चार्ज है उसको सेंट्रल एटम पर ट्रांसफर कर दिया जाए। दोस्तों जैसे मान लिया हमें कोई आयन दिया हुआ है, उस आयन के चार्ज को हम उस आयन के सेंट्रल एटम पर ट्रांसफर कर देते हैं। दोस्तों चार्ज को ट्रांसफर करने के बाद जो सेंट्रल एटम होता है वो आयन में चेंज हो जाता है। तो उस आयन की हेल्प से हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में निकालते हैं। दोस्तों अब यहीं पर एग्जांपल की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ICl2- आयन का एग्जांपल लिया है। दोस्तों यहाँ पर जो आयोडीन है वही सेंट्रल एटम है। दोस्तों यहाँ पर ICl2- में माइनस चार्ज है। तो दोस्तों इस माइनस चार्ज को सेंट्रल एटम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल एटम आयोडीन है, जब इस पर एक माइनस चार्ज ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो I- आयन में चेंज हो जाता है। दोस्तों आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब वो I- आयन में चेंज हो जाता है तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। दोस्तों अब उन 8 इलेक्ट्रॉनों की हेल्प से हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को निकालेंगे। तो दोस्तों I- आयन के 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि I- आयन में 2 बॉन्ड पेयर हो गए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉन्ड पेयर 2 हो गए हैं। और दोस्तों जो I- आयन में 6 इलेक्ट्रॉन बचे थे, 6 इलेक्ट्रॉन के बचने का मतलब है कि वहाँ पर 3 लोन पेयर बचे हैं। तो यहाँ पर ICl2- में सेंट्रल एटम पर 3 लोन पेयर हो गए हैं। तो दोस्तों अगर हम पहली ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो यहाँ पर H की वैल्यू आएगी 2 + 2 = 5। दोस्तों H की वैल्यू 5 आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों ये तो पहली ट्रिक से हो गया। दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रिक की बात करें, दोस्तों यहाँ पर आयोडीन ही सेंट्रल एटम है। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए V की वैल्यू यहाँ पर 7 हो गई है।
दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल एटम से 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर A की वैल्यू 2 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर Cl2 माइनस में एक माइनस चार्ज भी है, इसलिए यहाँ पर C की वैल्यू -1 हो गई है। दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रिक से H की वैल्यू निकाले तो आएगी 7 + 2 माइनस और ब्रैकेट में -1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें H की वैल्यू 5 मिलती है, और जब H की वैल्यू 5 मिली तो इसका मतलब है कि यहाँ पर sp3d हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों ये तो Cl2 माइनस का एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है सल्फेट आयन का। दोस्तों यहाँ पर सल्फर सेंट्रल एटम है, तो दोस्तों यहाँ पर सल्फेट आयन में जो चार्ज है 2-, इस चार्ज को सल्फर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वो जो सेंट्रल एटम है सल्फर, वो H2- आयन में चेंज हो जाएगा। दोस्तों सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब वो H2- आयन में चेंज हो जाता है तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉनों की मदद से हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो H2- आयन के 8 इलेक्ट्रॉन है वो चारों ऑक्सीजन एटम के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर सेंट्रल एटम पर 4 बॉन्ड पेयर हो गए हैं। तो इस तरह से H2- आयन के 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे और 4 पाई बॉन्ड बना रहे। तो इस तरह से H2- आयन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लोन पेयर की वैल्यू 0 हो गई। दोस्तों अगर हम यहाँ पर पहली ट्रिक का यूज करें तो H की वैल्यू आएगी 4 + 0 = 4। दोस्तों H की वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रिक की बात करें, दोस्तों यहाँ पर सल्फर सेंट्रल एटम है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर V की वैल्यू 6 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर सल्फर से जितने भी एटम जुड़ रहे हैं वो ऑक्सीजन ही जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर A की वैल्यू 0 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर जो चार्ज है वो -2 है, इसलिए यहाँ पर C की वैल्यू -2 हो गई है। दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रिक का यूज करें तो यहाँ पर हमें H की वैल्यू मिलेगी 6 + 0 माइनस ब्रैकेट में -2/2। इसका मतलब है कि हमें H की वैल्यू 4 मिल रही है। दोस्तों H की वैल्यू 4 आने का मतलब है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों ये तो सल्फेट आयन का एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है BH4- आयन का। दोस्तों यहाँ पर बोरॉन सेंट्रल एटम है। दोस्तों यहाँ पर जो चार्ज है उसको बोरॉन पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब एक माइनस चार्ज उस पर आ जाएगा तो B- आयन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोस्तों वो 4 इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड पेयर की वैल्यू 4 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर B- आयन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर लोन पेयर कोई भी नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पर लोन पेयर की वैल्यू 0 हो गई है। दोस्तों अगर हम पहली ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर हमें H की वैल्यू मिलेगी 4 + 0 = 4। इसका मतलब है कि BH4- आयन में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अब हम दूसरी ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो बोरॉन है वही सेंट्रल एटम है। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर V की वैल्यू 3 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर बोरॉन से 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर A की वैल्यू 4 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर BH4- आयन पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पर C की वैल्यू -1 हो गई है। दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रिक की यूज करके H की वैल्यू निकालें तो हमें H की वैल्यू मिलेगी 3 + 4 माइनस ब्रैकेट में -1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें H की वैल्यू 4 मिलेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है NH4+ आयन का। दोस्तों यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वही सेंट्रल एटम है। दोस्तों यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको नाइट्रोजन पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर N+ आयन के वो चारों इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बॉन्ड पेयर 4 हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पर N+ आयन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लोन पेयर कोई भी नहीं बच रहा, इसलिए लोन पेयर की वैल्यू 0 हो गई है। दोस्तों अगर हम पहली ट्रिक का यूज करके H की वैल्यू निकालें तो हमें H की वैल्यू मिलेगी 4 + 0 = 4। इसका मतलब है कि NH4+ आयन में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अब हम दूसरी ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर V की वैल्यू 5 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर A की वैल्यू 4 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर NH4+ आयन में +1 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए C की वैल्यू +1 हो गई है। दोस्तों अब हम दूसरी ट्रिक का यूज करके H की वैल्यू निकालते हैं तो हमें H की वैल्यू मिलेगी 5 + 4 - 1/2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें H की वैल्यू 4 मिलती है, और इसका मतलब है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों ये तो अमोनियम आयन का एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
दोस्तों अगला एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन, मतलब H3O+ आयन है। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन प्लस पॉजिटिव चार्ज है उसको ऑक्सीजन पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इस तरह से ऑक्सीजन O+ आयन में चेंज हो जाएगा। दोस्तों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो O+ आयन में चेंज हो जाएगा तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। तो दोस्तों उन 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर होंगे। दोस्तों जब O+ आयन में के 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक लोन पेयर भी हो जाएगा। दोस्तों अगर हम पहली ट्रिक का यूज करके H की वैल्यू निकालें तो हमें H की वैल्यू मिलेगी 3 + 1 H = 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर sp_t हाइब्रिडेशन होता है। दोस्तों अब हम दूसरी ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। दोस्तों ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर V की वैल्यू 6 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर A की वैल्यू 3 हो गई है। दोस्तों यहाँ पर केवल एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पर C की वैल्यू +1 हो गई है। दोस्तों अगर हम दूसरी ट्रिक का यूज करके H की वैल्यू निकालना तो हमें H की वैल्यू मिलेगी 6 + 3 - 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें H की वैल्यू मिलेगी 4, तो H की वैल्यू 4 आ रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर sp_t हाइब्रिडेशन होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने एग्जाम्पल में देखा कि अगर हम पहली ट्रिक का यूज करें या दूसरी ट्रिक का यूज करें, हाइब्रिडेशन हमेशा सेम ही आता है। तो दोस्तों आप इन दोनों ट्रिक में से कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।